नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला और आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे दुष्कर्म, हत्या और हड़ताल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में हुए महिला डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या का मामला गर्माता जा रहा है। आज मामले का चौथा दिन है, लेकिन हालात जस के तस है। बता दें कि कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में एंड हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या के मामले को लेकर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर और छात्र सड़क पर उतरकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जूनियर डॉक्टरों ने न्याय मांगते हुए हड़ताल जारी रखी है। उन्होंने पुलिस को जांच पूरी करने के लिए कल तक का समय दिया है। इसके अलावा कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में जैसे ही बंगाल के मंत्री जावेद अहमद खान और टीएमसी विधायक स्वर्ण कमल साहब पहुंचे तो उन्होंने छात्रों का भारी विरोध का सामना करना पड़ा। बता दें कि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर संदीप घोष ने कल अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके कुछ ही समय बाद ही कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में फिर से नियुक्त कर दिया गया है। आज भी कुछ ऐसी स्थिति देखने को मिली है। सरकारी अस्पतालों के ओपीडी में मरीजों की लंबी कतारें देखी गई। अभी तक हमें कुछ भी ठोस कदम सरकार ने नहीं उठाए हैं। हमारी जो 3 मांगे थी उनमें से एक भी पूरा नहीं किया गया, तो हम मजबूर हैं इस स्ट्राइक को आगे बढ़ाने के लिए। और हमें लगता है कि जो भी जनता है, हम उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आगे आए, क्योंकि ये सिर्फ डॉक्टर्स का मामला नहीं है, ये हॉस्पिटल सिक्योरिटी, ये फीमेल सिक्योरिटी का मामला है। यहाँ फिलहाल हमारा जो स्ट्राइक चल रहा है ये सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज सारे प्रॉपरली फुल रन में है, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी पेशेंट्स इमरजेंसी फैसिलिटीज से वंचित हो रहे हैं। रही बात डॉक्टर सिक्योरिटी की, मैं खुद भी कैलकाटा से हॉस्पिटल है, दैट इज द बिजिएस्ट प्लेस ऑफ कैलकाटा, श्याम बाजार जो एरिया है, अगर वहाँ पे ये हो सकता है तो थिंक अबाउट दोज रेसिडेंट्स जिनका 3 साल का वहाँ बॉन्ड पोस्टिंग भी लगती है विलेजेस में। वहाँ पे क्या क्या हो सकता है रेसिडेंट्स के साथ, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। फिर सकूल पूरी जांच होनी चाहिए इस मांग के लिए। उसके फैमिली मेंबर्स को पूरा कंपनसेशन मिलना चाहिए और मुख्य कारण यह है कि उस पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए। इसके लिए महाराष्ट्र के और भारत के सभी रेसिडेंट डॉक्टर्स स्ट्राइक पर उतरे। जो हुआ वो प्रकरण में अभी तक के ना कल्प्रिट पकड़ा गया है, ना उसे जस्टिस मिला है, ना उसके लिए कोई फास्ट फॉरवर्ड सीबीआई कमेटी बैठी है। तो हम चाहते हैं वो जस्टिस हो और उसके फैमिली को भी कंपनसेशन मिले, और ऑल ओवर इंडिया सबकी सेफ्टी के लिए सरकार कुछ तो लाए जिससे हम यहाँ पे सेफ फील करें, क्योंकि ये हमारा सेकंड होम है। जितना हम घर नहीं रहते उतना हम यहाँ रहते हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ चुके। अखिलेश जी, क्या कुछ जानकारी है? जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल लगातार जारी है। लगातार चौथा दिन होने के बावजूद भी ये हड़ताल फिलहाल बंद नहीं हुई है और पुलिस को अल्टीमेटम दिया गया है। देखिए, पश्चिम बंगाल में जो माहौल अब बन रहा है डॉक्टर्स की हड़ताल के बाद, मरीजों के परेशानी के साथ ही साथ डॉक्टरों की जो मांग है कि पश्चिम बंगाल सरकार के तरफ से वैसी कार्रवाई नहीं की जा रही है और जो पीड़ित परिवार है उसको अभी मुआवजे का ऐलान भी नहीं किया गया है, जबकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से ये कहा जा चुका है कि अगर रविवार तक पीड़ित को कोई न्याय नहीं मिलता और आरोपियों के खिलाफ कोई पुलिस प्रशासन कड़ी कार्रवाई नहीं करता है तो वो उसके बाद सीबीआई की जांच की संस्तुति कर देंगी। यानी वो जांच अब सीबीआई उसके बाद करेगी अगर पुलिस कार्रवाई करने में नाकाम रहती है। लेकिन जब जिस तरह से फेडरेशन ऑफ डॉक्टर्स और फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन, फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन, इन सबके तरफ अनिश्चितकालीन हड़ताल का देशव्यापी ऐलान किया गया है और उनका यही कहना है कि मेडिकल कॉलेज में जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्था थी उससे भविष्य में और भी डॉक्टरों के साथ ऐसी अनहोनी हो सकती है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कोई कानून बने, सुरक्षा व्यवस्था के लिए कड़े कदम उठाए जाएं और ऐसे मानक और गाइडलाइंस तय की जाएं ताकि इस तरह की घटना दोबारा न हो सके। इन तमाम चीजों को लेकर डॉक्टर्स एसोसिएशन और डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं और सरकार से लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और साथ ही पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने और मुआवजा की भी मांग कर रहे हैं। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि स्वास्थ्य सेवाओं लगातार ठप हैं। फिलहाल जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उनकी हड़ताल जारी है।
और अब बात करेंगे हदे पार इंसानियत तो शर्मसार। यूपी के बुलंदशहर में एक सरकारी कर्मचारी ने इंसानियत को शर्मसार किया। दरअसल उस पर मासूम बच्ची और बकरी के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है। पीड़ित बच्ची की उम्र 6 साल की बताई जा रही है। आरोपी शिकारपुर ब्लॉक में एडीओ पीपी के पद पर तैनात है। पीड़ित मासूम बच्ची को पुलिस ने मेडिकल के लिए भेजा है, वहीं आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में पीड़ित बच्ची के पिता ने बताया कि आरोपी एडीओ जांच करने के लिए हमारे यहाँ आया था, जिसके बाद वो 6 साल की बेटी छेड़छाड़ किया। इतना ही नहीं, उससे बकरी तक को नहीं छोड़ा, उसके साथ भी छेड़छाड़ की। उसने बताया कि वह इसकी शिकायत करने के लिए थाने आया है। पूरी घटना को लेकर सीओ शिकारपुर शोभित कुमार ने कहा कि कल दिनांक 12 अगस्त की रात्रि करीब 10 बजे सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जो कि ग्राम रसूलपुर और थाना सलेपुर का रहने वाला है, जो कि अपने परिचित के घर गया था, जहां पर उसने एक छोटी बच्ची को घर में अकेले देखकर उसके साथ दुष्कर्म किया, साथ ही एक बकरी के साथ भी कुकर्म किया है। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल की वीडियोग्राफी और सैंपलिंग की है। कल दिनांक 12 अगस्त की रात्रि करीब 10 बजे थाना अहमदगढ़ पर यह सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जिसका नाम गजेंद्र पुत्र धर्मपाल निवासी ग्राम रसूलपुर थाना सलेमपुर का यह रहने वाला है। यह व्यक्ति थाना अहमदगढ़ के ही गांव हजरतपुर में अपने किसी परिचित के यहाँ पे आया हुआ है। वहाँ घर पर एक बच्ची को अकेला पाकर, उस परिचित की बच्ची को अकेला पाकर इसने उसे मोलेस्ट किया। से हैं और ये लड़की के साथ में इन्होंने बदतमीजी भी की थी और एक बच्ची है बकरी की, उसके साथ में बदतमीजी की है इन्होंने। और दोनों बच्चे मेरे अकेले हैं, घेर में कोई नहीं है, सब कोई बच्चे, दोनों बच्चे मैं इसलिए थाने में आया, रिपोर्ट करी। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हाँ, आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी एडीओ को गिरफ्तार कर लिया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अनिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर के अहमदगढ़ थाना क्षेत्र में ऐसा एक शर्मनाक मामला सामने आया है, जिसमें एक सरकारी कर्मचारी ने मासूम बच्ची और बकरी के साथ में जो हवस का दोनों को शिकार बनाया है। और इस तरह से बताया जा रहा है गांव के किसी युवक ने जो व्यक्ति के सरकारी कर्मचारी है उसकी वीडियो बना ली और वीडियो बनाकर उसने अधिकारियों को सौंप दी और अधिकारियों को संज्ञान में लेते हुए मामला तत्काल उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन जिस तरह से जो बताया जा रहा है कि जो एडीओ पीपी अधिकारी है जो ग्रामीण ब्लॉक में तैनात है इस वक्त, और उसने जिस तरह से हैवानियत की जो करतूत की है उसको लेकर कहीं ना कहीं पूरे क्षेत्र में बहुत ही गर्मजोशी का माहौल है। लगातार लोगों में जैसे आक्रोश की भावना फैली हुई है, लेकिन हालांकि पुलिस ने तत्काल उसे गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया और पुलिस का जो कहना है उसको सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। और जल्द से जल्द पुलिस का जो भी यहाँ तक मानना है कि जो इस अधिकारी ने जो ये कर्म किया है इसके लिए तत्काल इसके लिए जो एससी एक्ट कोर्ट है उसमें जल्द से स्पष्ट रूप से एसएसपी साहब के माध्यम से शिकायत कराई जाएगी और एक एप्लीकेशन कराई जाएगी, जिससे कि जल्दी से जल्दी उस बच्ची के लिए न्याय मिल सके और आरोपी को सख्त जल्दी से जल्दी सजा मिल सके। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि फिलहाल बच्ची के साथ कुकर्म करने वाले अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है और जल्द से जल्द उसको सजा मिले, इस पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। और अब बात करेंगे कर्ज ने ली जिंदगी। सहारनपुर के एक सर्राफा व्यापारी ने पत्नी संग आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट पे लिखा कि कर्ज में डूबे हुए हैं, ब्याज दे देकर परेशान हो चुके हैं, अब हमसे और ब्याज नहीं दिया जाता है, इसलिए मौत को गले लगाने जा रहे हैं। जहां से भी आत्महत्या करेंगे वहां से सेल्फी भेज देंगे। व्यापारी का शव गंगनहर से मिला है, लेकिन अभी उसकी पत्नी का कोई पता नहीं चल सका है। इस घटना के बाद से व्यापारी के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। आपको बता दें कि सर्राफा सौरभ बब्बर की किशनपुरा मार्केट में साई ज्वेलर्स के नाम से शॉप है। पिछले कुछ दिनों से व्यापार में घाटा होने के बाद सौरभ बब्बर कर्ज में था। दोनों पति पत्नी बाइक पर हरिद्वार पहुंचे और गंगनहर में छलांग लगा दी। गंगनहर में कूदने से पहले उन्होंने आखिरी कॉल अपने घर पर की, जिसकी रिकॉर्डिंग भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस कॉल में सौरभ कह रहा है कि यह वीडियो सबको दिखा देना,
हम हरिद्वार में हैं और अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहे हैं, यहाँ से छलांग लगाने जा रहे हैं। सौरभ बब्बर ने जो सुसाइड नोट लिखा है उसमें उसने कहा है कि अब किसी पर भी विश्वास नहीं है। हमारे दोनों बच्चे नानी के पास रहेंगे और हमारी जो संपत्ति किशनपुरा वाली और मकान और दुकान है वो दोनों ही बच्चों की है। सुसाइड नोट में सौरभ बब्बर ने यह भी लिखा कि हम अंधाधुंध ब्याज देकर परेशान हो चुके हैं और अब आगे ब्याज देने की स्थिति में नहीं है। किसी पर भी विश्वास नहीं है। मेरे दोनों बच्चे नानी के पास रहेंगे और जब हम आत्महत्या करेंगे तो व्हाट्सएप पर फोटो शेयर कर देंगे। सौरभ बब्बर जो हैं ये कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। इनकी दुकान थी घंटाघर में और 10 तारीख को ये अपनी दुकान की चाबी किसी अपने नोन को देकर वहां से चले गए थे। इनके घर वाले थाने पर आके इनकी गुमशुदगी दर्ज करवाते हैं। उसके बाद कल सुबह इनके परिजन थाने पर आते हैं। उनके द्वारा ये सूचना दी जाती है पुलिस को कि इनके मित्र के पास एक व्हाट्सएप रिसीव हुआ है जिसमें जो सौरभ बब्बर हैं उन्होंने एक रिटर्न नोट में ये बात लिखी है कि वो सुसाइड करने जा रहे हैं और बाकी उसमें काफ़ी चीज़ें लिखी हुई थी कि उनके बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने नाना नानी को देके जा रहे हैं। बाकी और भी सारी चीज़ें लिखी हुई थी और एक वॉइस नोट भी छोड़ा गया था जिसमें उनके द्वारा बोला गया था कि जहाँ से वो सुसाइड करेंगे वहाँ की वो फोटो उसमें डाल देंगे। जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है वैसे ही इनके साथ एक चौकी इंचार्ज और 2 सिपाही इनके परिजनों को के साथ हरिद्वार के लिए भेजे जाते हैं और हरिद्वार कंट्रोल को भी ये सूचना दे दी जाती है। कल से ही हमारी जो पुलिस टीम है इनके परिजनों के साथ लगी हुई थी इनकी डेड बॉडी या फिर इनके बारे में कुछ पता लगाने के लिए। वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज भी देखे जाते हैं तो उसमें सीसीटीवी फुटेज में भी आते हुए दिखते हैं और उनकी बाइक भी वहाँ पर लावारिस स्थिति में पड़ी हुई मिलती है। उसके बाद आज सुबह सूचना मिलती है कि रानीगंज में इनकी डेड बॉडी जो है वो बह के आई है। अभी तक इनकी पत्नी का कुछ पता नहीं चला है, उसकी बॉडी अभी रिकवर नहीं हुई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शहजाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहजाद, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? जी, मैं बिल्कुल बता देना चाहता हूँ। ये सहारनपुर का पूरा मामला है और ये जो सौरभ एक व्यापारी हैं। सराफा में इनकी सुनार की दुकान थी तो काफी समय से ये कर्जे में डूबे हुए थे और अभी जो 10 तारीख में इन्होंने हरिद्वार में एक अपनी धर्मपत्नी के साथ में और जो सौरभ बब्बर हैं वो सहारनपुर के निवासी हैं तो उन्होंने दोनों ने सर अपनी सुसाइड कर लिया सर। जी बिल्कुल, पुलिस मामले में क्या कुछ कार्रवाई कर रही है? जी बिल्कुल बता देना चाहता हूँ। जिस दिन 10 तारीख को नोटिस दिया गया, 10 तारीख को एप्लीकेशन वो लिख करके गए थे और 9 आदमी ने को लेटर दिया था। सबकी इनके 2 बच्चे थे और पुलिस भी इस पर पूरी तरह से जो उनकी बाइक थी लावारिस में वो बाइक भी बरामद करी गई है। सौरभ की डेड बॉडी भी मिल चुकी है और उसको पोस्टमार्टम के लिए जो भी एसपी के द्वारा विधिक कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। कर्ज के बोझ में पति पत्नी ने सुसाइड किया। एक भावुक सुसाइड नोट भी उनके द्वारा लिखा गया था। और अब बात करेंगे अनुमान अधूरे। दिल्ली के सामान्य प्रशासन विभाग ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रस्ताव को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपनी जगह आतिशी को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा फहराने के लिए अनुमति मांगी थी। बता दें कि दिल्ली में 15 अगस्त को मंत्री आतिशी झंडा नहीं फहरा सकेंगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने आतिशी को झंडा फहराने की अनुमति नहीं दी है। केजरीवाल के निर्देश पर गोपाल राय ने पत्र भेजा था, जिसके जवाब में दिल्ली सरकार के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने कहा है कि झंडा अरविंद केजरीवाल फहरा सकते हैं। बता दें कि दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने तिहाड़ जेल पहुंचकर सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। उसके बाद दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने जानकारी दी कि जोर मंत्री आतिशी ही झंडा फहराएंगे, लेकिन अब अटकलियां शांत हो गई हैं। अरविंद केजरीवाल का प्रस्ताव खारिज हो गया है। 15 अगस्त को झंडा नहीं फहरा सकेंगी आतिशी। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे हिजाब पर सवाल। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं हिजाब पर सवाल। बिजनौर जनपद के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के एक गांव में विद्यालय में पढ़ने गई छात्राओं ने विद्यालय के प्रधानाचार्य पर हिजाब में आने पर स्कूल से निकालने का आरोप लगाया है। इसकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई है, जिसमें सीओ नगीना मौके पर पहुंचे, थाना दोनों पक्षों से बात की। बता दें कि सोमवार को कुछ छात्राओं ने विद्यालय के प्रधानाचार्य पर उन्हें हिजाब में आने पर स्कूल से निकालने की शिकायत की, जिस पर उन छात्राओं से उनके परिजनों को बुलाने की बात कही गई। मामले में छात्राओं के परिजन विद्यालय पहुंचे और प्रधानाचार्य से बात की है। इस दौरान समाजवादी पार्टी के नेता तथा ग्राम प्रधान भी विद्यालय पहुंचे और मामले की जानकारी की। इसके बाद मामला तूल पकड़ गया। मौके पर पहुंचे सीओ नगीना राकेश वशिष्ठ ने बताया कि विद्यालय में ड्रेस कोड को लेकर विवाद था। प्रधानाचार्य द्वारा छात्राओं से यूनिफॉर्म में आने को कहा गया था। उन्होंने कहा कि मामला शिक्षा विभाग का है, पुलिस का कार्य कानून व्यवस्था बनाने का है। और अब बात करेंगे यूएपीए में जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आतंकवाद निरोधक कानून के तहत आरोपी व्यक्ति को जमानत देते हुए कहा कि कानूनी सिद्धांतों के अनुसार जमानत नियम है, जेल अपवाद। कोर्ट ने कहा कि विशेष कानून जैसे गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत हुए अपराधों पर भी जमानत का सिद्धांत लागू होता है। न्यायमूर्ति अभय अशोका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा है कि अगर अदालतें उचित मामलों में भी जमानत देने से इनकार करना शुरू कर देंगी तो ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जलालुद्दीन खान नामक व्यक्ति को जमानत पर रिहा करते हुए सुनाया। जलालुद्दीन खान पर यूएपीए और अब समाप्त हो चुकी भारतीय दंड संहिता के तहत कई अन्य धाराओं में मामला दर्ज है। जलालुद्दीन पर आरोप है कि उसने प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कथित सदस्यों को अपने घर के ऊपर मंजिल किराए पर दी थी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के अनुसार जांच में पता चला कि आरोपी आपराधिक साजिश रचने, आतंक और हिंसा के कृत्यों को अंजाम देने के इरादे से रची साजिश का हिस्सा था। देश में एकता और अखंडता के लिए खतरनाक थी। पीठ ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष के आरोप बहुत गंभीर हो सकते हैं, लेकिन कानून के अनुसार जमानत के मामले पर विचार करना अदालत का कर्तव्य है। जमानत नियम है और जेल अपवाद है। यह विशेष कानूनों पर भी लागू होता है। अगर अदालतें उचित मामलों में जमानत देने से इंकार करना शुरू कर देती हैं तो यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। और खास पेशिश में फिलहाल आता ही, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।